अपन लोग सैम्पल पेपर करने वाले हैं, थोड़े थोड़े अच्छे से क्वेश्चन। चलिए देखिए, अब जैसे पहला क्वेश्चन मैं उठा रहा हूँ, ये सारे पेपर्स के स्क्रीनशॉट है बच्चों। अब पहला क्वेश्चन मैं उठा रहा हूँ, आपको बताना है कि आप किसी भी, आपके पास 4 वर्टाइसेस दिए गए हैं, आप कैसे प्रूव करोगे कि कोई गिवन जो है वो स्क्वायर नहीं है, रोहम्बस है। कैसे प्रूव करोगे बताओ। आपके पास एक रेक्टेंगल दिया हुआ है क्वाड्रिलेटरल, तो आप कैसे प्रूव करोगे कि वो रोहम्बस है। सर उसके डायगोनल्स इक्वल एक मिनट, होते हैं तो वो प्रूफ कर दें। किसके डायगोनल्स इक्वल? सर रोम्बस। 76 80। रोम्बस के डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं बेटा, उल्टा हो गया, आप उल्टा बोल गए। बैग, ये वाला चल जाएगा, वो खराब है सर जी। सर रोम्बस की ऑल साइड्स इक्वल होती हैं। आप वो ग्रीन वाला निकाल लो। अरे बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, रोम्बस के ऑल साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। तो रोम्बस की प्रॉपर्टी लिखो कि ऑल साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, ठीक है ना। ऑल साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, तो इसके तरीके से आप जो है कर सकते हो। चलो अगला क्वेश्चन बच्चों, ये वाला करके देखो। कौन सा क्वेश्चन करना आपको? ये फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 राइट साइड में, बताइए करके जल्दी से। हाँ जी बच्चों, चलिए देखिए, मैं बात कर रहा था कि अगर कोई आपके पास रेक्टेंगल रोहम्बस है बच्चों, तो रोहम्बस में याद रखिएगा कि रोहम्बस में डायगोनल की साइड जो होती हैं, जो डायगोनल की लेंथ होती है वो इक्वल नहीं हुआ करती है। ये रोहम्बस है जैसे, तो इसके जो डायगोनल्स होंगे वो इक्वल नहीं होंगे, मगर पैरेललोग्राम के जो रोहम्बस, सॉरी, जो आपके स्क्वायर के रोहम्बस होते हैं तो वो इक्वल होते हैं। स्क्वायर के डायगोनल, स्क्वायर के जो डायगोनल होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो रोहम्बस और डायगोनल में इतना ही फर्क होता है कि रोहम्बस की ऑल साइड्स इक्वल, स्क्वायर की भी ऑल साइड्स आर इक्वल, मगर रोहम्बस के डायगोनल इक्वल नहीं होते और स्क्वायर के डायगोनल इक्वल होते हैं, इससे पता चल जाता है। चलिए, पहले ये चैप्टर था सिलेबस में इंटरेस्ट वाला, तो ये हटा दिया गया है, इसलिए इसको लीव कर दो, कुछ नहीं पढ़ना है इसको। अगला क्वेश्चन देखिए, एपी का है। एपी का ये हॉट्स क्वेश्चन है, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्वेश्चन है। द चार्जेस ऑफ बोरिंग ए वेल आर ₹5 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड इंक्रीज ₹0.50 फॉर द एवरी बोरिंग subsequent meter. Find the cost of the boring 10th meter and also the total cost of boring a well 60 मीटर डीप। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है भाई। भाई पहले मीटर को बोरिंग करने का भाड़ा है ₹5, और उसके बाद ₹5 के बाद अगले मीटर का भाड़ा कितना आएगा? 11/2 मीटर। इसी तरीके से कॉस्ट ऑफ बोरिंग द थर्ड मीटर, तीसरे मीटर का भाड़ा, मतलब जो आपके पास सीरीज बन रही है वो क्या बन रही है? पहला 5 टर्म हुआ, दूसरा 11/2, फिर 6, फिर इस तरीके से आपके पास एपी बनती जाएगी। तो फर्स्ट टर्म आ गया 5, कॉमन डिफरेंस आ गया 1/2। आपको पूछा गया कॉस्ट ऑफ बोरिंग फॉर द वेल 10th मीटर, तो 10वें मीटर तक की बोरिंग की कॉस्ट कितनी होगी? तो फॉर्मूला लगा लो, 10 मीटर का जो भाड़ा आएगा वो कितना आएगा? 10 मीटर तक का भाड़ा आएगा 9.50, फॉर्मूला A + 10 - 1 × D। अब इसके बाद है द टोटल कॉस्ट ऑफ बोरिंग 60 मीटर। अगर 60 मीटर का गहरा कुआं है तो 60 मीटर तक की बोरिंग का कॉस्ट कितना आएगा, है ना। टोटल कॉस्ट ऑफ बोरिंग अप टू 60 मीटर।
तो आपको 60 तक खोद करके जाना है ना। तो द टोटल कॉस्ट ऑफ बोरिंग अ वेल 60 मीटर डीप। तो आपके पास टोटल आपको हर एक मीटर का सम निकालना है, ठीक ना, हर एक मीटर का सम निकालना है। तो बच्चों कैसे निकलेगा? सर फॉर्मूला लगा देंगे। हाँ जी बच्चों, फॉर्मूला लगाएंगे, है ना। द टोटल कॉस्ट ऑफ बोरिंग अ वेल 60 मीटर डीप इक्वल टू एस एन, यानी S60 इक्वल टू होता है फॉर्मूला क्या, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, डी। ये होता है, ठीक है ना। इस तरीके से आपके पास तो इस तरीके से 60 मीटर तक का खोदने का जो चार्ज आएगा वो आपका ये निकाल सकते हो 60 मीटर तक का। अब इसमें एक थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही मुझे, इसमें ये कह रहा है कि भाई पहले मीटर खोदने का चार्ज जो है 5 रुपये है, देन उसके बाद अगला खोदोगे तो चार्ज आएगा 0.50। ओके 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 ओके, तो अगला खोदोगे तो चार्ज आएगा 0.50। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि यहाँ पे अपन को S60 ना निकाल करके A60 निकालना चाहिए, क्योंकि भाई देखो पहला खुद गया, क्या अलग अलग खुद रहे हैं क्या सारे के सारे गड्ढे? हाँ, अगर अलग अलग खुद रहे हो तो बात अलग है। 60 मीटर डीप बोरिंग द 10th मीटर, ये थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है यहाँ पे इस क्वेश्चन पे। भाई पहले मीटर के लिए भाड़ा 5 रुपये है, चलो पहले मीटर के लिए खोद करके गए, भाड़ा 5 रुपये हो गया। दूसरे मीटर के लिए खोदी आपने तो कितना हो गया, 5 रुपये और 50 पैसे, मतलब 5 रुपये 50 पैसे। यहाँ पे कितना आ गया, 550, यहाँ पे 550 आ गया। फिर अगले मीटर के लिए तो 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर के लिए 6 रुपये, 4 मीटर के लिए 6.5 रुपये। फिर अगले मीटर पे जाओगे तो कितना, 7 रुपये। अगले मीटर पे जाओगे तो 8 रुपये, सॉरी 7.5 रुपये। और अगले मीटर पे जाओगे तो 8 रुपये। 8 रुपये। तो ये 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, 6 मीटर, 7 मीटर, 8 मीटर। ओके, इस तरीके से 8 मीटर पे जाओगे तो कितना हो जाएगा, 8.5। फिर 9 मीटर पे जाओगे तो कितना आ जाएगा, 9 रुपये। और 10 मीटर पे जाओगे तो भाड़ा आ गया 9.5 रुपीज़, बिल्कुल सही आ रहा है। तो 10 मीटर तक की खुदाई करने का भाड़ा है ये A9। तो द कॉस्ट ऑफ बोरिंग वेल 60 मीटर डीप, तो 60 मीटर में सम थोड़ा ना करेंगे सबका। 60 मीटर पे हम, तो ये तो पैसा तो अपने आप ही बढ़ रहा है क्या भाई, क्योंकि 60 मीटर जाने के लिए तो आपको 60 मीटर जाने के लिए आपको 59 तो खोद के ही जाना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे ये S60 गलत लग रहा है मुझे, यहाँ पे आएगा A60। यहाँ पे क्या आएगा, A60। वैल्यू निकालना डायरेक्ट। हाँ, डायरेक्टली वैल्यू निकालनी, सम की वैल्यू, सम नहीं आएगा, डायरेक्टली वैल्यू आनी चाहिए। सम तो आएगा, तो मतलब सम आने का मतलब ऐसा हो गया कि पहले इसने एक कुआं खोदा 1 का, फिर दूसरा कुआं खोदा 2 का, फिर तीसरा कुआं खोदा 3 का, फिर इस तरीके से तो सारे कुएं जोड़ो, फिर 1 मीटर से लेके 60 मीटर तक वो हो गया। बट एक ही कुआं खोद रहे हो ना, सारे तो नहीं खोदेंगे। तो इस तरीके से ये मुझे गलत लग रहा है। चलो आप लोग भी पता करो थोड़ा सा, ये मैं भी फोटो भेज दूंगा जो भी पढ़ा रहा हूँ। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, फाइंड ए एंड बी सच दैट x+1 x+2 आर द फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल। तो एक रिलेशन बना लो, दूसरे को x=2, दूसरा रूट पुट करके दूसरा रिलेशन बना लो, सॉल्व कर लो, ए और बी की वैल्यू आ जाएगी। गुड क्वेश्चन बच्चों, IMP है। अगला क्वेश्चन, द सम ऑफ द n सक्सेसिव ऑड नेचुरल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 3 इज गिवन बाय द रिलेशन n+2, डिटरमाइन n इज Sn = 168। तो सम ऑफ n नेचुरल नंबर कितना दिया गया है,
एन स्क्वायर प्लस 2n एनसीईआरटी क्वेश्चन बच्चों सॉल्व कर दीजिए। तो n इक्वल टू -14 12 आ रहा है, तो निगेटिव तो हो नहीं सकता, नेचुरल नंबर बोला है, तो आंसर कितने नंबर का सम होगा? 12 नंबर का सम। ठीक है बच्चों, फोटो ले सकते हैं आप लोग। अगला क्वेश्चन देखिए। A cylindrical tub of radius 5 centimeter and length 9.8 centimeter is full of water. A solid in the form of right circular cone mounted on a hemisphere immersed into the tub. The radius of the hemisphere is 3.5 centimeter and height of the cone outside the hemisphere is 5 centimeter. Find the volume of the water left in the tub. Very simple. आप जितना वॉल्यूम डुबाओगे टब में उतना पानी उसका बाहर आ जाएगा। तो पहले ये पूरा भरा हुआ था, तो टब का वॉल्यूम फाइंड कर लो और टब के वॉल्यूम में इसका वॉल्यूम माइनस कर दो, टॉय का वॉल्यूम। हर्षिता समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। भाई एक सिलेंड्रिकल टब है, कह रहा है एक टब है जिसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर है और लेंथ 9.8 है। तो ये मान लो ये टब दिया गया है, ये टब दिया गया है जिसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर है और लेंथ 9.8 है। लेंथ इसकी 9.8 है और रेडियस 5 है। तो इसका पूरे का वॉल्यूम निकाल लो। अब इसमें से एक जो टॉय है वो डूबा हुआ है, उसका दिया हुआ है कि इसकी हाइट ये है, उसको डुबा दो तो जितना डूबेगा उतना पानी बाहर आ जाएगा। तो कितना पानी बचेगा? टोटल वॉल्यूम जो था माइनस वॉल्यूम ऑफ टॉय, तो ये आ जाएगा। समझ में आया? यस सर। इस तरीके से हाँ, इसको कर लेंगे। डोंट वरी, ये शीट्स आपको पूरी भेजूंगा मैं अभी, तो इसको करिएगा आप लोग। ओके, दिस इज नंबर 1। देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसा है। ये देखिए, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ द हेमीस्फेयर। क्योंकि वो जो कोन जो बना हुआ है सॉलिड, वो इस तरीके से बना हुआ है, जो खिलौना डुबाया है वो नीचे, उसमें ऊपर नीचे हेमीस्फेयर है और ऊपर कोन है। तो ये निकाल लिया, वैल्यू पुट कर दी 154 सेंटीमीटर क्यूब। नाउ वॉल्यूम ऑफ द वाटर लेफ्ट कितना होगा? सिलेंडर का वॉल्यूम माइनस वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। डन? एनी प्रॉब्लम? यस सर। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ो हर्षिता, क्वेश्चन नंबर 23। Question 23. In a triangle, if the square on one side is equal to the sum of the square on the remaining two sides, prove that the angle opposite to the first side is a right angle. Using the above result, prove the following. In an isosceles triangle ABC, if AC is equal to BC and AB square is equal to 2AC square, prove that angle C is a right angle. चलिए, एंगल सी इज इक्वल टू राइट एंगल प्रूफ करना है। अब कह रहा है गिवन है, देखो पहला पार्ट तो पाइथागोरस थ्योरम का कन्वर्स प्रूफ करना है। तो पहले पार्ट में आपको ये प्रूफ करना है कि प्रूफ करो कि अपोजिट एंगल 90 डिग्री, दिस इज कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। वो मैं आपको करवा दूंगा, दैट इज बुक वर्क लिखा हुआ है। दूसरे पार्ट में कह रहा है कि प्रूफ दैट एन अपोजिट एंगल ऑफ द फर्स्ट साइड ऑफ अ राइट एंगल। कह रहा है कि इफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल ए सी इक्वल टू बी सी मान लो, दो ट्राइंगल है आपके पास ए सी और बी सी, दो साइड्स इक्वल हैं। ठीक है, अच्छी बात है। तो पाइथागोरस थ्योरम ए सी इक्वल टू बी सी है। ठीक है, आइसोस, तो ये आपके पास कैसा ट्राइंगल दिया है? ए सी इक्वल टू बी सी। ठीक है, एंड ए बी इक्वल टू 2AC स्क्वायर, ये भी गिवन है, ए बी इक्वल टू 2AC स्क्वायर। तो हमें क्या प्रूफ करना है कि प्रूफ करो कि ए सी इक्वल्स टू 90 डिग्री है। वेरी सिंपल, हम ए बी स्क्वायर को 2AC स्क्वायर है, मैं 2AC स्क्वायर को लिख सकता हूँ AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, कन्वर्ट हो गया ये AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर में। तो AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये क्या बन गई भाई? AC इक्वल टू BC गिवन ना, इसलिए इसकी जगह BC स्क्वायर आ गया। ये क्या बन गई? ये तो थ्योरम बन गई, मतलब AB का स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है ना, मतलब AB का स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, मतलब AB के अपोजिट साइड का जो एंगल होगा
वो कितने डिग्री होगा, 90 डिग्री. सो दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल. Yes, sir. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए बेटा. अगला क्वेश्चन. इफ If PB is a secant to the circle सीकेंट intersecting सीकेंट बोलते हैं बेटा इसको. secant सा मतलब सीकेंट मतलब बेटा अगर कोई लाइन जो होती है, अगर किसी ट्रायंगल को, किसी सर्कल को भेद करके, पेनिट्रेट करके निकल जाए तो उसको सीकेंट बोलते हैं. और अगर उसको टच करके चली जाए तो उसको टेंजेंट बोलते हैं. तो अगर एक ही पॉइंट से एक सीकेंट जा रही है, ये मान लो पॉइंट P है, ये पॉइंट A है पहला कट पॉइंट, और ये कट पॉइंट B है, और ये टेंजेंट है T. पर ये आपको भी आता, आपके सिलेबस में है ये. तो बेटा फॉर्मूला याद कर लो, PT का स्क्वायर इक्वल टू PA इंटू PB. ठीक है ना. yes, प्रूव sir. दैट PT स्क्वायर इक्वल टू PA इंटू PB. हाँ, तो यूजिंग दैट कह रहा है कि यूजिंग द अबव रिजल्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ AB. AB की वैल्यू फाइंड करनी है. तो भैया अपने पास PA की वैल्यू 4 है, PB निकाल लेंगे अपन. PB कितना आएगा, 25/4. सॉल्व करके PB आएगा इससे 25/4. देखो कैसे, PT कितना दिया है 5, तो 5 का स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू PB. तो इससे PB आ जाएगा. PB आ गया. अब नाउ AB चाहिए है. AB क्या होगा, PB माइनस PA. से AB आ गया. डन. समझ में आया. Yes, sir. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 पढ़िए. From the top of a tower 100-meter height, the angle of depression of the top and bottom of a pole standing on the same plane as the tower are observed to be 30 degree and 45 degree respectively. Find the height of the pole. चलिए पोल की हाइट निकालनी है. ओके, पोल से टावर को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो हमें पोल की हाइट निकालनी है. तो भाई पोल की हाइट कितनी होगी, ये सामने है पोल तो इसको h मान लो, तो ये भी क्या होगी, h होगी. तो एक 45 वाला एंगल ट्रायंगल बना लो जिससे D निकल गया, और फिर उसको 30 डिग्री वाले में यूज़ कर लो. 30 डिग्री वाले में यूज़ कर लो तो आपकी हाइट आ जाएगी. तो हाइट ऑफ द पोल इक्वल टू इतना है. तो ये कर लीजिएगा, ये बन जाएगा, आपसे कोई दिक्कत नहीं होगी. यस सर. अगला क्वेश्चन पढ़िए. हर्षिता पढ़ो. फ्रॉम अ. Yes, sir. From a point P on the ground, the angle of elevation of the top of a 10-meter tall building and a helicopter hovering Hovering at the same height. hovering at the same height over the top of the building and 30 degree and 60 degree respectively. Find the height of the helicopter above the ground. ओके, फाइंड द हाइट ऑफ द हेलीकॉप्टर अबव द ग्राउंड. तो 10 मीटर की बिल्डिंग पे जो है ये है अपना बंदा, बिल्डिंग का टॉप है, और उसी के ऊपर जो है हेलीकॉप्टर मूव कर रहा है. एंगल 60 डिग्री है x डिस्टेंस पर. तो एक अपन के पास 1030 बना लो और एक बना लो 1060 की एक्सप्रेशन. तो 1030 ये आ गया. 1030 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस. ए बी कितना है, 10 अपॉन x मान लो इसको. तो ये 10/x बन जाएगा 1030. ये देखिए 1030 1/√3 को 1/√3 1030 की वैल्यू कल टू 10/x बन गया. और इसके बाद जो है आपके पास x की वैल्यू आ गई. दूसरे वाले ट्रायंगल में पुट कर दो बच्चों, तो आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी, h की वैल्यू. क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बताइए ये पार्ट. Yes, sir. ओके, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, इजी क्वेश्चन है एकदम. चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं. अगला क्वेश्चन 2000 ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है. कंपार्टमेंट दिल्ली सेट के क्वेश्चंस हैं. अब आइए करते हैं आगे के क्वेश्चन. पढ़िए हर्षिता ये क्वेश्चन. If x minus 2 is a factor of x square plus ax minus 6 is equal to 0 and x square minus 9x plus b is equal to 0, find the value of a and b. भाई x-2 फैक्टर, तो x की वैल्यू 2 दोनों में, दोनों रूट होंगे, इसको सेटिस्फाई करेंगे.
दोनों इसको सेटिस्फाई करेंगे तो सेटिस्फाई करने पर दो इक्वेशन आपके पास बन जाएंगे। एक ए की वैल्यू 1 आ गई है और दूसरे में बी की वैल्यू 14 आ जाएगी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्टली वैल्यू आ रही है, इक्वेशन भी सॉल्व नहीं करना पड़ रहा क्योंकि इजी क्वेश्चन है। ओके अगला क्वेश्चन पढ़िए। फाइंड Sir, yes, sir. Find the value of A for which the following बेटा इसको system अल्फा of बोलते हैं, linear- इसको अल्फा बोलते हैं, इसको अल्फा ए नहीं अल्फा है। yeah. Yes, sir. Alpha for which the following system of linear equation has infinite solution. परी आवाज आ रही मेरी? यस सर। हाँ परी बताओ कैसे करेंगे इनफाइनाइट सोल्यूशन के लिए, क्या कंडीशन लगेगी? क्या है बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए इस क्वेश्चन में। इनफाइनाइट सोल्यूशन की क्या कंडीशन होती है परी? a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। बस लगा दिया। शुरू के दो इक्वेशन को ले लिया तो अल्फा की दो वैल्यू आ गई, बोलो यस और नो? यस सर। अल्फा की दो वैल्यू आ गई। अब सबसे पहले अल्फा इक्वल टू 2 पर अल्फा इक्वल टू 2 पर चेक किया, तो अल्फा इक्वल टू 2 पर चेक करने पर पुट करो इसमें, तो अल्फा इक्वल टू 2 पर चेक करने पर जो सारी वैल्यूज़ आ रही हैं 1/3 1/3 1/3 ट्रू है, मतलब एक अल्फ़ा की वैल्यू 2 निकलेगी। और दूसरी अल्फ़ा की वैल्यू क्या आई थी परी? -4 पे चेक किया तो नहीं आया a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2, मतलब ओनली सोल्यूशन क्या होगा बेटा? अल्फ़ा इक्वल टू 2। क्लियर है? यस सर। चलिए परी अगला क्वेश्चन पढ़िए। Taxi charges consist of fixed charge per day and the remaining depending upon the distance traveled in kilometers. If a person travels 110 kilometers, he pays rupees 690, and for traveling 200 kilometers, he pays rupees 1050. Express the above statement in the form of simultaneous equation and hence find the फिक्स चार्ज पर डे एंड द रेट पर किलोमीटर। तो बहुत सिंपल है, मान लिया फिक्स चार्ज x रुपीज़ है और किलोमीटर का जो रेट है पर किलोमीटर का y रुपीज़ है। तो फिक्स चार्ज x रुपये दिया और 110 किलोमीटर के हिसाब से 110y, ये बन गए दो इक्वेशंस को सॉल्व करके x भी निकाल लिया y भी निकाल लिया। बच्चों NCERT का एग्जाम्पल है, देखो अच्छे से बनेगा कि नहीं बनेगा। कहीं पर प्रॉब्लम है तो बताओ। बोलो भाई, कहीं प्रॉब्लम है क्या? नो सर। तो बोल तो दिया करो, मैं वेट कर रहा हूँ। परी तुम भी बोलो यस और नो। यस सर। हाँ कहाँ प्रॉब्लम बताओ। नो सर नहीं है प्रॉब्लम। अच्छा ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन इनकम टैक्स का है, हट चुका है सिलेबस से, कोई बात नहीं। चलिए ये भी हो गया, अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। ये तो हो गया भाई, दोबारा क्यों कर रहे हैं? चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये इनकम टैक्स के बाद भी बहुत शानदार क्वेश्चन है। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा दमदार क्वेश्चन आपको दिखने को मिलेगा यहाँ पे। परी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आप ICSE बोर्ड पे हैं, ये क्वेश्चन आ सकता है आपके लिए। पढ़िए परी। द एंगल ऑफ एलिवेशन The angle of elevation of a cliff from a fixed point A is 45 degree. After going up a distance of 600
meters towards the top of a cliff at an inclination of 30 degree. It is found that an angle of elevation is 60 degree. Find the height of the cliff. देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। अक्षत, आप तलाश में रहते हैं कि सर डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, ये वैसा ही क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों, एग्जाम्पलर बुक का क्वेश्चन है ये। एक आपके पास क्लिफ है, ये क्लिफ दी गई है बच्चों। अब अगर आप डायरेक्टली ए पॉइंट से देखते हैं तो बेटा उसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो है 45 डिग्री, अगर आप पॉइंट ए से देखते हैं। परंतु यदि आप, थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ, ये देखिए, परंतु यदि आप 30 डिग्री के एंगल पे कितना चल जाते हैं, 600 मीटर चल जाते हैं, तो अब आपका जो एंगल बचता है वो बचता है 60 डिग्री। तो आपको बताना है कि भैया हाइट ऑफ द क्लिफ कितनी है, हाइट ऑफ द क्लिफ कितनी है। चलिए तो देख लीजिए कैसे करेंगे बच्चों। सारे एंगल देख लो, बड़ा वाला एंगल 45 डिग्री, एक एंगल 30 डिग्री, कौन सा एंगल 30 होगा, ये वाला एंगल 30 डिग्री है, क्योंकि 30 डिग्री की डायरेक्शन में चल रहे हैं हम, छोटा वाला एंगल 30 डिग्री है। तो बच्चों ये हाइट मान ली y, ये हाइट मान ली z, ये हाइट मान ली बड़ी वाली x, टोटल को मान लिया h। d से b से पर परपेंडिकुलर गिरा दिया, और c से a, DE परपेंडिकुलर ऑन AB, DE परपेंडिकुलर ऑन AB, AB पर परपेंडिकुलर ये खींच दिया और इस पर परपेंडिकुलर ये खींच दिया। चलिए CDF इक्वल टू कितने डिग्री है, 60 डिग्री, बड़ा वाला एंगल जो है ये एंगल जो है 60 डिग्री है, ठीक है। द हाइट ऑफ द क्लिफ BC इक्वल्स टू टोटल हाइट मान लिया h। अब एंगल DFC कहाँ है भैया, DFC कहाँ है, ये D है, ये F है, एंगल इन ट्रायंगल DFC एंगल DCF। तो बच्चों ये अपने पास DCF कहाँ मिल रहा है, ये D है, ये C है और ये F है। तो DCF को 30 डिग्री क्यों लिख रहा भाई, 30 डिग्री तो कहीं से कहीं नहीं होगा, हाँ ये वाला एंगल 30 होगा बच्चों, ये वाला एंगल जो होगा 30 डिग्री होगा, बिल्कुल सही बात है, ओके। और ये 30 है अपने पास, और एंगल ACB, ये A है, ये C है और ये B है। एंगल ACB कितना हो जाएगा, 45 डिग्री, क्योंकि ये 45 है, ये 90 है, तो ये भी कितना हो जाएगा 45 डिग्री। ACB टोटल जो होगा यहाँ से यहाँ तक ये 45 डिग्री हो जाएगा, बिल्कुल सही है, ठीक है। ये 45 है, ये 30 है, तो यहाँ का एंगल जो बचेगा वो कितने डिग्री बचेगा, 15 डिग्री बचेगा, बिल्कुल सही है। सारे एंगल अपन ने निकाल लिए 15 डिग्री तक। नाउ AD इक्वल टू DC, AD और DC एक दूसरे के इक्वल होंगे, AD और DC क्यों इक्वल होंगे, क्योंकि बेटा ये भी 15 डिग्री है और ये भी 15 डिग्री है, तो 15-15 के हैं, इसलिए ये दोनों जो होंगे वो इक्वल होंगे, बिल्कुल सही। तो AD इक्वल टू DC, इक्वल एंगल के अपोजिट साइड है, ठीक है। DC की वैल्यू जो है कितनी है बच्चों, 600 मीटर, DC की वैल्यू 600 मीटर आपने चली ना, बट हाँ, तो AD इक्वल टू DC इक्वल टू 600 आ गया, तो बच्चों ये भी आ गया अपने पास 600, ठीक है। तो ये 600 है, तो ये भी कितना आ गया 600, तो DC भी हमारे पास 600 आ गया, ठीक है। अब चलिए हम लेते हैं sin 30, कौन सा ट्रायंगल, ये वाला sin 30। sin 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो DE अपॉन AD, और AD 600 है, तो DE की वैल्यू हमारे पास आ गई कितनी 300, तो यहाँ तक आ गया बच्चों 300, मतलब ये जो पार्ट है नीचे वाला ये होगा 300, बिल्कुल सही। अब बड़े वाले ट्रायंगल में आ जाओ, sin 60 वाले में, क्योंकि बेस पता नहीं है, हाइपोटेनस पता है हमको, ऊपर 600 है, तो sin 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बनेगा FC और हाइपोटेनस बनेगा 600, तो FC इक्वल टू कितना आ जाएगा 300√3, यानी कि 519.6। तो टोटल हाइट ऑफ द क्लिफ जो बनेगी वो बनेगी BC इक्वल टू BF प्लस FC इक्वल टू 819.6 मीटर। बच्चों बढ़िया क्वेश्चन है, मे बी आपको पहली बार में समझ में ना आया हो, बट जब आप करेंगे तो हॉट्स क्वेश्चन है, जो हाई लेवल में पढ़ाई करना चाहते हैं वो ही इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, नहीं तो कोई मतलब नहीं है।
चलिए अगला क्वेश्चन, चलो परी पढ़ो क्वेश्चन नंबर 22। A right circular cone of height 4 centimeter has a curved surface area of 47.1 centimeter square. Find its volume. तो भैया इसका वॉल्यूम फाइंड करना आपको राइट सर्कुलर कोन का, बहुत ही सिंपल है। हाइट दी गई है, सरफेस एरिया दिया गया है, तो सरफेस एरिया होता है पाई आर एल, तो आर इंटू एल ये हो जाएगा इक्वल टू इतना, तो आर इंटू आर प्लस स्क्वायर इक्वल्स टू 15 आ गया, डिवाइड करने पर स्क्वायर कर दीजिए दोनों तरफ का, तो ये बन गया एक आपके पास। देखिए अब खतरनाक हो रहा क्वेश्चन, यहाँ से बन गई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो आर स्क्वायर की वैल्यू 9 और आर स्क्वायर की वैल्यू -25, -25 पॉसिबल है नहीं, तो आर की वैल्यू 9, तो कोन की जो वॉल्यूम आ जाएगी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करने के पहले मैं आपको जो मैंने पढ़ाया उसके मैं नोट्स भेज रहा हूँ। परी अगला क्वेश्चन केवल आपको है, सीबीएसई में नहीं है, आईसीएसई में है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच जीसीडी ऑफ दिस एंड दिस इज x - 6। जीसीडी मतलब क्या होता है बेटा, एचसीएफ। तो बेटा एचसीएफ जो होगा वो क्या होगा, एचसीएफ जो होता है वो डिवाइड करता है, रूट होता है। x - 6 इसका जीसीडी फैक्टर है, तो x - 6 अगर जीसीडी है तो रूट क्या होगा, x = 6, मतलब p ऑफ 6 इक्वल टू कितना मिलेगा बेटा, 0। ठीक है, Yes sir. तो p ऑफ 6 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे ये भी एक पॉलिनोमियल है, तो इसको 6 खिला दो, तो 6 p ऑफ 6 कितना आएगा 30 - 6k, और 30 - 6k की वैल्यू कितनी मिल रही है, 0। ठीक है ना, तो 30 - 6k इक्वल टू 0 कर दिया, तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। डन, आया समझ में, नहीं आया? आ गया सर। ओके। चलिए नेक्स्ट देखिए। ओके, पढ़िए परी, डिटरमाइन। Determine the ratio in which the line 3x plus y minus 9 equals to 0 divides the segment joining the points 1,3 and 2,7. तो अपन ये अपने पास पॉइंट दिए गए 1,3 2,7, ये अपन ने मान लिया इसमें कोई पॉइंट है, ये लाइन इसको ब्रेक कर रही है, तो मान लिया k/1 में ब्रेक कर रही है, तो ये पॉइंट आ गया, और इस पॉइंट, ये जो पॉइंट है ये लाइन में बैठी हुई है, तो लाइन में सेटिस्फाई करा दो इन पॉइंट्स को, जो x और y आएंगे उनको सेटिस्फाई करा दो लाइन के इक्वेशन में, तो k की वैल्यू 3/4 आ रही है, और प्लस में आ रही मतलब इंटरनली। देखिए बच्चों कहीं पर प्रॉब्लम है तो मुझसे बात कीजिए। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगवा रहा हूँ मैं 10th क्लास के, इसलिए अगर आप इनको सीरियस नहीं ले रहे हैं तो फिर मैं नहीं जानता हूँ कि आप क्या सीरियस लेंगे। ये लास्ट ईयर के क्वेश्चंस हैं सारे, जितने प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चन हैं। चलो बताओ भाई। Yes, sir. ओके डन। अगला क्वेश्चन पढ़िए पढ़ी, 2 numbers। Two numbers are in ratio 3:5. If 2 is added to each number, the ratio becomes 2:3. Find the numbers. वेरी सिंपल बेटा, कल आपने एक रेशियो प्रोपोर्शन का क्वेश्चन पूछा, मैं सॉल्व करके आपको भेज दूंगा। तो 3:5 है अपने पास, तो अपन ने नंबर मान लिया क्या, 3x और 5x। अब कह रहा 2 ऐड कर दो तो रेशियो 2:3 हो जाता है। देखो समझ में आया कि नहीं आया, सिंपल, वेरी सिंपल। x की वैल्यू 2 आ गई तो 3x हो जाएगा, 3 × 2 6 हो जाएगा 10। डन डन। Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 11 पढ़िए बेटा। The total expenditure per month of a household consists of fixed rent of house and the mess charges depending upon the number of people sharing the house. The total monthly expenditure is rupees 3,900 for 2 people and rupees 7,500 for 5 people. Find the rent per house and the mess charges
per head per month. तो फिक्स चार्ज को x मान लो और मेस चार्ज को y मान लो और देखो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बहुत सिंपल इक्वेशन बना के सॉल्व करना। No, sir. ठीक, No, sir. चलिए सॉल्व ग्राफिकली द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब अगले को ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो बच्चों ग्राफ में क्या बताऊं, आप लोग को ड्रॉ करना तो आता है ना सभी को। Yes, sir. Yes, sir. दोनों पॉइंट 4, दोनों लाइन 4, Yes, sir. 4,3 पे लड़ गए, वही सोल्यूशन है आपका। तो आंसर आ गया 4,3। ठीक है ना। ठीक है, कह रहा ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट वेयर लाइन मीट वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस पे एक मिल रही 0,11 पे और एक मिल रही है कहाँ 0,-1 पे। तो वो भी बना करके आप जो है दिखा सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? No, sir. चलिए अगला क्वेश्चन, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्रायंगल ए बी बी सी इक्वल टू इतना है, मीडियन थ्रू ए इक्वल टू इतना है, राइट द स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। चलिए इसको बाद में करवाएंगे, उसको लीव मारिए इसको। चलिए अगला क्वेश्चन इनकम टैक्स वाला है, इस सिलेबस से हट चुका है तो इसको हटा दीजिए। ये तो वही क्वेश्चन है इनकम टैक्स का, ये हट गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं अगला। परी, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। Find the value of k for which the following systems of linear equation are a infinite solution. कैसे करेंगे भाई, देख लो। a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, 3 इक्वेशन बन गए। शुरू के 2 को लेकर के k की वैल्यू 2 आ गई, लास्ट के 2 को लेके k की वैल्यू 2 आ गई, मतलब यकीनन k की वैल्यू 2 है। ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, HCF निकालना है। GCD मतलब HCF होता है x इंटू 4 इंटू एक्स की पावर 4-1। बेटा इसको ब्रेक कर लो, ये इसमें बन जाएगा, और इसको ब्रेक कर लो, x-1 कॉमन लेने के बाद ये बन जाएगा। HCF क्या होता है, जो दोनों में कॉमन आए। तो x-1 इसमें भी है, इसमें भी है, तो ये आ गया। x+1 इसमें भी है, इसमें भी है, तो आंसर क्या आएगा, 2 इसमें भी है, इसमें भी है, तो आंसर आएगा 2x² - 1 x² + 1, सॉरी 2x - 1 x + 1। ठीक है परी। Yes, sir. चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन सा रेशनल एक्सप्रेशन इसमें ऐड किया जाए। तो मान लिया इसमें हमें Rx ऐड करना है, तो Rx ऐड करने पर ये मिलता है, तो इसको इससे माइनस कर दो। सिंपल पॉलिनोमियल का क्वेश्चन। डन। Yes, sir. परी आपके सिलेबस में वो है क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट है कि नहीं है? परी No, sir. इंटरेस्ट नहीं है, ओके चलो ठीक है, फिर कोई बात नहीं। तो ये इंस्टॉलमेंट वाला पार्ट भी अपना हट गया, सो लीव इट। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए परी। If the roots of equation a minus b x square plus b minus c x plus c minus a equals to 0 are equal, prove that 2a equals to b plus c. इक्वल रूट है, मतलब d इक्वल टू कितना होता है 0, तो d की वैल्यू निकाल ली b² - 4ac, तो b² - 4ac ये आ गया। सॉल्व किया, ये आ गया। तो अब इसके बाद a² आगे एडजस्ट कर लिया, ये आ गया। ओके और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ -2a + b + c का होल स्क्वायर। अब रूट की वैल्यू 0 है, तो -2a, रूट की वैल्यू 0 है, तो -2a + b + c का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 मीन्स -2a इज इक्वल टू माइनस ऑफ b + c, यानी 2a इज इक्वल टू b + c।
ये देखिए बहुत हॉट क्वेश्चन है ये, इतना हाई लेवल का क्वेश्चन बेसिक वालों को नहीं आएगा बट एडवांस को आ सकता है। डन। यस सर। हर्षिता देख बनेगा कि नहीं बनेगा, यस सर तो बोल दिया आपने। हाँ सर, अभी तो आज एक बार आज में explain फिर कर दो सॉल्व please करके ये वाला। देखेंगे, फिर से जब पूरा करेंगे पेपर। अच्छा अच्छा, समझ में आ गया, कंसेप्ट आ गया समझ में, मतलब है ना। यस सर। सर ये चलिए वाला क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दो। बेटा ये वाला क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दूं। बेटा इसको ये शुरू के टर्म 3 टर्म तो बिल्कुल ओपन कर दो बेटा। इसको खोल दिया, इसको खोल दिया, इसको खोल दिया, यहाँ तक आ गए। इसके बाद से इसको एडजस्ट कर लिया बेटा, इसको एडजस्ट कर लिया, ठीक ना। अब 4a² को मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, -2a², ये b² c²। तो इसमें आइडेंटिटी लग गई है, कौन सी वाली बच्चों आइडेंटिटी लग गई है, a + b + c का होल स्क्वायर इक्वल टू a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। इस आइडेंटिटी से इसको बेटा ओपन कर लिया गया है, और ओपन करके ये d = 0 कर दिया गया है। इसको ओपन करके ये होल स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, ये आइडेंटिटी लिखी हुई है, सॉरी ओके इसको थोड़ा ये आइडेंटिटी लिखी हुई है। इसके बाद ये बना लिया, और इसके बाद -2 = b + Yes, c, sir, हो माइनस से जाएगा। माइनस कैंसिल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों 6th नंबर होमवर्क है। अगला क्वेश्चन 4 tan θ = 3 है, तो बताइए। तो वेरी सिंपल बच्चों, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, आपने किया भी है। इसका एक तरीका होता है, पूरे में cos θ का डिवाइड कर दो, तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगी ऐसी। देन इसके बाद इसकी वैल्यू 1/6, 4 tan θ जहाँ भी है वहाँ 3 पुट कर दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन, ये बढ़िया क्वेश्चन है परी, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आईसीएसई बोर्ड के लिए। कह रहा है एक सर्किल एक कॉर्ड है भैया, और एंगल AOB 110 है। तो ये 9th क्लास में बच्चे आप लोग पढ़ के आए हो, अगर ये 110 है तो ये कितना होगा बता दो भाई। 110/2। हाँ बेटा बिल्कुल सही, तो 55 डिग्री होगा बेटा ये। अब इसके बाद पूछा गया है ये एंगल कितना होगा, बता सकते हो ये एंगल कितना होगा। वेरी सिंपल, देखो ये 55। ये 55 है, तो ये भी 55 होगा क्या। यस सर। चलिए यस सर। देख लेते हैं बेटा, देख लेते हैं। ओके यार ये टेंजेंट लग रहा है इसकी सेंटर पे, तो अंदर का पूछ रहा है कि बाहर का पूछ रहा है, मुझे तो 90 लग रहा है। AB पैरेलल टू QS है क्या? AB पैरेलल टू QS कहाँ पैरेलल है यार? अगर ये पूछ रहे हैं अगर है क्या? नहीं है, नहीं है, नहीं है। सर बुक में एक थ्योरम भी है जिसमें बताया है कि वो एंगल इक्वल होंगे। अच्छा ओके ठीक बात है, बट आप ये देखो बेटा, ये जो चीज बन रही है ये बन रही है रेडियस, बन रही है ना, ये जो चीज बन रही है रेडियस, और ये बन गई इसकी टेंजेंट। तो रेडियस तो टेंजेंट पे हमेशा 90 डिग्री पे होती है बेटा, रेडियस जो होती है टेंजेंट पे 90 डिग्री पे होती है। तो आप बी श्योर देखो कौन सा वाला एंगल, पहले चीज़ तो ये मैं निकाले देता हूँ बेटा, ये 110 है, तो ये रेडियस है और ये भी रेडियस है, तो भैया ये थीटा है और ये भी थीटा है, ये भी थीटा है। तो अपने पास 110 कट गया 180 में से, तो बचा कितना 70। 70 का आधा 35 यहाँ गया, 35 यहाँ गया। अब बचा कौन सा एंगल बेटा, ये वाला एंगल, तो 90 - 35 = 55। जानते हो कौन सा एंगल, ये एक्चुअली अपन को केवल ये एंगल पता करना है, ABQ। हाँ तो ABQ ही तो पूछा गया है यार, मेरा ही ध्यान कहीं और है। ABQ राइट, मैं पूरा नहीं बता रहा हूँ बच्चों में, ABQ पूछा गया आपसे, तो उसको थोड़ा मैं बना देता हूँ आपको, देखो रेड कलर से ABQ बोला गया, मतलब ये और ये। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बताया आपने बेटा, कि ये जो एंगल होता है ये इसके इक्वल होता है, इस वाले के टेंजेंट के ऊपर ये जो कॉर्ड बना रहा है इसके इक्वल होता है। बिल्कुल सही है बेटा, 55 डिग्री ये भी होगा, मतलब अगर ये 55 है तो इसका ये वाला एंगल भी 55 होगा। सही थ्योरम है बेटा, बिल्कुल सही। चलिए सर हाँ बेटा बोलो।
सर और ऐसा भी होता है ना कि अगर दो पैरेलल लाइन को एक लाइन कट करती है तो ये साइड वाले एंगल इक्वल होते हैं। दो पैरेलल लाइन को अगर एक लाइन कट करे तो आप इन एंगल्स की और इन एंगल्स की बात कर रहे हो क्या? हाँ से मतलब ये जो हाँ से ये वाले। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, बेशक इक्वल होंगे ना बेटा। सर तो इसमें ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स नहीं है। पैरेलल लाइंस कहाँ है बेटा? पैरेलल नहीं है ना, और पैरेलल लाइन है और इसको तो कट करने की यस बात सर। नहीं, पैरेलल लाइंस नहीं है ना, ये और ये कहीं से पैरेलल दिख रही हैं? दिख भी नहीं रही हैं और दी भी नहीं है। नो सर। अगर वो पैरेलल यस होती सर। तो फिर वो देखते हैं ना, पैरेलल नहीं है। यस सर। चलिए अगला क्वेश्चन है, ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विथ ए बी इक्वल टू ए सी। आगे कहाँ गया क्वेश्चन भैया? और ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विद ए बी इक्वल टू ए सी इक्वल टू, लो क्वेश्चन ही खा गए। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए, पढ़ो भाई परी अगला क्वेश्चन। द लेंथ ऑफ, अच्छा The इसी length का of क्वेश्चन है, altitude from इसी का क्वेश्चन है। ए बी इक्वल टू ए सी मतलब ये भी 13 है, ये भी 13। ओके 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 ओके, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। चलो बताओ आगे पढ़ो बेटा। the length of altitude from A on BC is 5. Find BC. बी सी फाइंड करना है तो भैया ये 13 है, ये 5 है, तो जस्ट डबल हो जाएगा यार निकाल करके। तो इसका एक तरफ का कितना आएगा? 13 और 5 का बनता है 12, तो इधर 12 आ जाएगा, तो 12 और 12 24 आ गया आंसर। खेल खत्म, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। चलो ठीक, Yes sir. चलिए तो आज Yes, sir. आज की क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं बच्चों। अब कल देखने वाली बात रहेगी कि मेरे आज के दिए गए क्वेश्चंस को कितने लोगों ने कॉपी में लगा करके मुझे भेजा है। ठीक है ना, आज मैं आपको क्वेश्चन दे दिए हैं, आप लोग कल लगा करके मेरे को भेजिए। सर आपने क्वेश्चन